नमस्कार। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में हैरान करने वाली है। हम एक ऐसे क्षेत्र के आर्थिक बदलाव को समझेंगे जिसे मुख्य रूप से उसके लहलहाते खेतों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसने चुपचाप खुद को एक विशाल औद्योगिक इंजन में कैसे बदल लिया। आइए इस सफर पर चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक कृषि प्रधान क्षेत्र अचानक से ग्लोबल इंडस्ट्रियल और टेक सुपर पावर कैसे बन गया। देखिए, खेती और कारखाने, इन दोनों को अक्सर बिल्कुल अलग अलग दुनिया का हिस्सा माना जाता है, लेकिन क्या ये सच में इतने अलग हैं? चलिए इस विरोधाभास की गहराई में उतरते हैं। इस बदलाव को समझने के लिए हम इस पूरी अर्थव्यवस्था को एक जीते जागते शरीर की तरह देख सकते हैं। इसे हम औद्योगिक ढांचा या इंडस्ट्रियल एनाटॉमी कह सकते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, खेती इस शरीर की मजबूत नींव या हड्डियां हैं। भारी फैक्ट्री और मशीनरी इसकी मांसपेशियां यानी मसल्स हैं, और आईटी और सर्विस सेक्टर इसका तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। और ये मांसपेशियां कितनी ताकतवर हैं! अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014-15 तक राज्य के कुल उत्पादन में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा लगभग 26.9% तक पहुंच गया था। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र कितने विशाल पैमाने पर काम कर रहा है। लेकिन जाहिर है, ये सब रातों रात तो नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई 1980 के दशक में मारुति सुजुकी की स्थापना के साथ। फिर 2005 की नई औद्योगिक नीति और खासकर 2006 के SEZ एक्ट ने तो जैसे सब कुछ बदल दिया। लाल फीताशाही खत्म हुई, विदेशी निवेश आना शुरू हुआ, और 2016 के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट तक आते आते ये जगह भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अर्थव्यवस्था की मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र की, यानी फरीदाबाद और गुरुग्राम। इन दोनों शहरों के बीच का अंतर सच में कमाल का है। एक तरफ फरीदाबाद है, पसीना, भारी धातु, एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर, गुडियर टायर और रेफ्रिजरेटर। ये इस इकोनॉमी की मसल्स हैं जहां असल भारी काम होता है। और ठीक इसके बगल में है गुरुग्राम। इसका नर्वस सिस्टम, हाईटेक कोड, डेटा, साइबर सिटी, मल्टीनेशनल R&D और मेडिसिटी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, पर उतने ही जरूरी। वैसे गुरुग्राम की कहानी सिर्फ सॉफ्टवेयर या IT तक ही सीमित नहीं है। 80 के दशक में मारुति सुजुकी से शुरू हुई यह कहानी आज बेनेटन जैसे लग्जरी ब्रांड्स, ओरिएंट पंखे, नेस्ले के प्रोडक्ट्स और एडवांस्ड मेडिकल टूरिज्म तक पहुंच चुकी है। यहां तक कि विंटेज कार रैली भी इस डाइवर्स इकोसिस्टम का एक हिस्सा है जो हर दिन आकार में बड़ा हो रहा है। कॉर्पोरेट हब से थोड़ा आगे बढ़ें तो आता है विज्ञान और रक्षा उपकरणों का क्षेत्र। यह वो हिस्सा है जो हमारे देश को सुसज्जित करता है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे किसी जगह का भूगोल और इतिहास वहाँ के उद्योगों को आकार देते हैं। यमुनानगर, पानीपत और अंबाला ये सिर्फ शहर नहीं हैं, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी और साइंस रिसर्च के बहुत बड़े स्तंभ हैं। यह सच में हैरान करने वाली बात है कि इंडियन आर्मी के गोला बारूद के लगभग 60% बक्से अकेले यमुनानगर में बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह पेपर और टिम्बर सिटी इतिहास से ही अच्छी लकड़ी और कुशल कारीगरों का गढ़ रही है। और सेना को बचाने के लिए जो सर्दी के कंबल चाहिए होते हैं ना, उनमें से 75% की सप्लाई पानीपत से होती है। सियाचिन जैसी जमा देने वाली ठंड में जो विंटर शील्ड सैनिकों को गर्म रखती है, वो पीढ़ियों से काम कर रहे इन्हीं पारंपरिक बुनकरों द्वारा तैयार की जाती है। प्रिसीजन यानी बारीक काम की बात आती है तो अंबाला का जिक्र जरूर होता है। ब्रिटिश काल में आर्मी कैंटोनमेंट के लिए रेडियो और मशीन ठीक करने वाले मैकेनिक्स की जरूरत होती थी। उसी बारीक हुनर ने आज अंबाला को ऐसी जगह बना दिया है जहां भारत के 35% साइंटिफिक उपकरण बनते हैं। माइक्रोस्कोप बनाने वाले इन्हीं हाथों ने अंबाला को मिक्सी सिटी भी बना दिया है। अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जो सबसे ज्यादा विरोधाभासी लगता है, प्राचीन कला और आधुनिक तकनीक का एक साथ होना। इस विचार पर थोड़ा ध्यान देते हैं। प्राचीन बुनकर और भारी पेट्रोकेमिकल कारखाने एक साथ चल रहे हैं। देखने में ये एक विरोधाभास या पैराडॉक्स लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक पूरी तरह से बैलेंस इकोसिस्टम है। इतिहास और आधुनिकता एक दूसरे को यहाँ खत्म नहीं करते, बल्कि सपोर्ट करते हैं। पानीपत इसका सबसे सटीक उदाहरण है। इसके दोहरे इंजन को देखिए। एक तरफ है सदियों पुरानी कपड़ा परंपराओं वाला हैंडलूम सिटी, और ठीक वहीं है एक विशाल IOCL रिफाइनरी। पर कमाल देखिए, इस रिफाइनरी से निकलने वाले सिंथेटिक बाय प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक का इस्तेमाल अंततः उन्हीं प्राचीन कालीन और कपड़ा उद्योगों में किया जाता है। रेवाड़ी जिले में तो ये संगम और भी रोमांचक है। एक ही जमीन पर
एक तरफ कारीगर अपने हाथों से पारंपरिक पीतल के बर्तन और तीला जूती बना रहे हैं, और वहीं से बस कुछ किलोमीटर दूर धारूहेड़ा में दुनिया की सबसे आधुनिक और एडवांस्ड रोबोटिक मोटरसाइकिल असेंबली लाइंस चल रही हैं। ये जैसे दो अलग अलग सदियों का एक जगह पर सांस लेना है। और ये कहानी किसी एक जिले की नहीं है। जब लोकल स्किल्स को ग्लोबल मार्केट मिलता है तो क्या होता है? सोनीपत की एटलस साइकिल की ऐतिहासिक विरासत अब ऑटो पार्ट्स और फूड प्रोसेसिंग में बदल चुकी है। करनाल के चमड़ा कारीगरों के बनाए लिबर्टी शूज आज पेरिस तक एक्सपोर्ट हो रहे हैं। पंचकुला का HMT घड़ियों और ट्रैक्टर का इतिहास ही भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसी संस्थाओं की नींव बना। खैर, इन सब कारखानों और बिल्डिंगों को खड़ा करने के लिए ईंट, पत्थर और सीमेंट कहां से आता है? इसकी आधारशिला है खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर। महेंद्रगढ़ खनिजों और मार्बल का हब है। चरखी दादरी अपने कल्याणा हिलना पत्थर और ऐतिहासिक सीमेंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। और बहादुरगढ़, वो तो हरियाणा का प्रवेश द्वार है, जो शहरी गगनचुंबी इमारतों के लिए सैनिटरी वेयर और टाइल्स सप्लाई कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत अहम कड़ी है, खेत से कारखाने तक का सफर, यानी एग्रो प्रोसेसिंग का पुल। देखिए, खेती और इंडस्ट्री अलग नहीं है। रोहतक अपनी शुगर सिटी और कपड़ा मार्केट के लिए मशहूर है, तो पलवल टेक्सटाइल मिल्स को कॉटन दे रहा है। साहा, राई और नरवाना में बने आधुनिक मेगा फूड पार्क्स फसलों को बर्बाद होने से बचाते हैं। सोनीपत का निफ्टेम इंस्टीट्यूट फूड टेक रिसर्च को ड्राइव कर रहा है। ये सब कच्ची फसल को हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं। इस पूरी कृषि औद्योगिक पाइपलाइन को ध्यान से देखें तो ये एक चक्र है। फरीदाबाद की फैक्ट्री में ट्रैक्टर बनता है, किसान उस ट्रैक्टर से खेत में भारी फसल उगाता है, और फिर वही फसल प्रोसेसिंग के लिए मेगा फूड पार्क्स और शुगर मिल्स में जाती है, जहां से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। ये दोनों एक दूसरे के बिना पूरी तरह से अधूरे हैं। ऑटो सेक्टर में भी ऐसी ही आत्मनिर्भर मोबिलिटी सप्लाई चेन काम करती है। फरीदाबाद ट्रैक्टर के हिस्से बनाता है, रेवाड़ी और धारूहेड़ा टू व्हीलर्स असेंबल करते हैं, सोनीपत ऑटो पार्ट्स सप्लाई करता है, और आखिर में गुरुग्राम उन सबको जोड़कर ग्लोबल व्हीकल्स एक्सपोर्ट करता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो आज इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? यही कि हम यहाँ अलग थलग पड़े कुछ कारखानों की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक बेहद जटिल, आत्मनिर्भर और आपस में जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है। ये पूरा क्षेत्र बिल्कुल एक जीवित शरीर की तरह काम करता है, जहाँ हर हिस्सा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। और अंत में सोचने वाली बात यह है कि जब एक ही जगह पर सदियों पुराने हस्तशिल्प और खेती का सामना आधुनिक AI और रोबोटिक्स से हो रहा है, तो क्या आगे चलकर गांव के खेत और शहर के कारखाने के बीच की ये दूरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? क्या भविष्य में हम खेती और फैक्ट्री को एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।